गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग बात करेंगे, हमने अब तक आपको बता दिया अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स के फॉर्मेशन तक मैंने आपको बता दिया था। जो फॉर्मेशन होता है माइक्रोस्पोर्स का, दैट इज़ बाय ए प्रोसेस एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तक मैंने आपको समझा रखा है। अब देखिए एक बात समझिए, जैसे मैंने आपको कहा था कि जब माइक्रोस्पोर्स फॉर्म हो जाते हैं तो फॉर्म होने के बाद वो डेवलप और ग्रो करना शुरू करते हैं। जब वो ग्रो करते हैं तो उनकी साइज़ बढ़ेगी। उनकी साइज़ क्या होगी? इंक्रीज़ करेगी। जब साइज़ इंक्रीज़ करेगी तो क्या होगा? दैट विल पुट ए प्रेशर ओवर द पॉलन सैक वॉल। जब अंदर में, जैसे मान लीजिए ये पॉलन सैक है और यहाँ पे जो माइक्रोस्पोर्स हैं उनकी साइज़ बढ़ेगी, तो माइक्रो साइज़ बढ़ने के कारण क्या होगा? ये वॉल पे प्रेशर डालेंगे नहीं डालेंगे? जब इस पे प्रेशर डालेंगे तो इस प्रेशर के डालने से क्या होगा? ये वॉल जो है ये वॉल रप्चर होगा। ये वॉल रप्चर होगा। और रप्चर कहाँ से होगा? रप्चर उस प्लेस से होगा जो सबसे वीक रीजन होगा। और मैंने आपको बताया था जो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में मैंने आपको बताया था कि जो स्टोमियम है, स्टोनियम है, वो जैसे आपका ये वाला जो रीजन होता है स्टोमियम का, ठीक है, इसे हम रीजन ऑफ डाइएसेंस भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रीजन ऑफ डाइएसेंस। तो ये सबसे वीकेस्ट रीजन होता है। तो जब इधर से प्रेशर पड़ता है, ठीक है, तो ये वाला रीजन ब्रेक करता है। और ब्रेक करने के बाद जो पोलन ग्रेन्स होते हैं दे विल कम ओवर द सरफेस ऑफ एंथर। सरफेस ऑफ एंथर पे आते हैं एंड दे आर रेडी फॉर द पॉलिनेशन। अब यहाँ पर बेसिकली हम लोग थोड़े सा डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर्स की बात करेंगे। माइक्रोस्पोर बनने के बाद कैसे वो एक पोलन ग्रेन में कन्वर्ट होता है, ठीक है, उसकी बात करेंगे। जैसे मान लीजिए एक ये पोलन ग्रेन बन गया, यहाँ पे माइक्रोस्पोर बन गया, सॉरी यहाँ पे क्या बन गया? ये माइक्रोस्पोर्स। तो माइक्रोस्पोर बनने के बाद इसमें दो लेयर होते हैं। अंदर वाला जो लेयर होता है उसे हम इंटाइन कहते हैं और बाहर वाले को एक्साइन कहते हैं। इसके बाद क्या होगा? ये जो न्यूक्लियस होता है ये डिवाइड होता है दो में डिवाइड हुआ एंड दैट विल बी फॉलोड बाय द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। उसके बाद इसमें साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो जाएगा। अब ये वाला जो लार्जर साइज का होता है, एक तो लार्जर साइज का होगा जिसके अंदर वैक्यूलेटेड स्ट्रक्चर होता है, वैक्यूल्स होते हैं। यहाँ पे क्या होगा? वैक्यूल्स होता है। तो इस सेल को हमने नाम दिया वेजिटेटिव सेल। इसको क्या नाम दिया? वेजिटेटिव सेल, ठीक है। और इस न्यूक्लियस को कहो वेजिटेटिव न्यूक्लियाई। इसे क्या कहेंगे? वेजिटेटिव न्यूक्लियाई। अब यहाँ पर जो एक स्मॉलर साइज का सेल होगा, स्मॉलर साइज का होगा, उसे हम कहते हैं जेनरेटिव सेल। उसे हम क्या कहते हैं? जेनरेटिव सेल, ठीक है। और जो ये जेनरेटिव सेल है, ठीक है, और इसके न्यूक्लियाई को हम कहेंगे जेनरेटिव न्यूक्लियाई। ये स्मॉलर साइज का होता है और इसमें जो साइटोप्लाज्म होते हैं, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा वो कंडेंस स्टेट में होता है, कंडेंस स्टेट में होता है। इसी कारण से ये लूज फॉर्म में और स्मॉलर साइज में ये प्रेजेंट होता है, जबकि यहाँ पर वैक्यूल और लूज फॉर्म में साइटोप्लाज्म होता है, इसलिए लार्जर साइज का अपीयर होता है। इसके बाद धीरे धीरे क्या होता है? इसके बाद ये धीरे धीरे आपका ये न्यूक्लियस यहाँ पे प्रोमिनेंट हो गया,
ये वैक्यूल हो गया, यहाँ पे लूज फॉर्म में साइटोप्लाज्म पड़ गया, जबकि यहाँ पर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो होता है वो काफ़ी डेंस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, डेंस अमाउंट में साइटोप्लाज्म आ गया। इसके बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसे हम कहते हैं एक्साइन, जिसे क्या कहते हैं, एक्साइन। अब इसमें इस तरीके से इसके ऊपर ये एक्साइन का लेयर आ गया। तो यदि आप पोलन ग्रेन को देखो तो ये नाउ दे हैव डेवलप्ड इनटू पोलन ग्रेन्स। नाउ दे हैव डेवलप्ड इनटू व्हाट, पोलन ग्रेन्स। सो माइक्रोस्पोर से जब वो माइक्रोस्पोर मैच्योर रहता है तब उसे जाकर हम क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन में ये आपका वेजिटेटिव न्यूक्लियाई हो गया, ये क्या हो गया, वेजिटेटिव न्यूक्लियाई, और ये आपका जेनरेटिव न्यूक्लियाई। इसे हम वेजिटेटिव सेल कहेंगे, इसे हम जेनरेटिव सेल कहेंगे। इसमें जो ये अंदर वाला आपको लेयर दिखाई दे रहा है मेम्ब्रेन, इसे हम कहते हैं इंटाइन। तो एक इंटाइन है, ये इनर लेयर है, ये क्या है, इनर लेयर और इनर प्रोटेक्टिव कवरिंग। जबकि ये जो थिक सा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एक्साइन। इसे क्या कहते हैं, एक्साइन। दिस इज आउटर लेयर, दिस इज आउटर लेयर। तो एक्साइन जो होता है, तो हम लोग बात कर रहे थे कि दो लेयर होते हैं, एक तो जो आउटर लेयर होता है दैट इज कॉल्ड एक्साइन, और जो इनर लेयर होता है वो होता है इंटाइन। एक्साइन जो होता है आउटर लेयर, इट इज मेड ऑफ स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन, पोलेनिन, ये एक केमिकल है जिसके थ्रू आउटर लेयर एक्साइन बना हुआ होता है। ठीक है, और ये वन ऑफ द मोस्ट रेसिस्टेंट नेचुरल सब्सटेंस प्रेजेंट इन नेचर है। ये क्या है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट रेसिस्टेंट सब्सटेंस इन नेचर। मतलब ये एक ऐसा सब्सटेंस से बना, स्पोरोपोलिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो जल्दी डिकम्पोज नहीं होगा। डिकम्पोज नहीं होता, इस पर कोई केमिकल का कोई असर नहीं होगा। ठीक है, तो कैसा भी इन्वायरमेंट हो, ये एक्साइन जल्दी टूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये आपका बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा कि नहीं पोलन ग्रेन को। अब देखो एक चीज़ गौर करो, कहीं कहीं पे जो ये एक्साइन का लेयर है वो काफ़ी थिक है, लेकिन कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे जो स्पोरोपोलिनिन है या तो एब्सेंट है या उनकी थिकनेस बहुत कम है। ठीक है, तो यहाँ पर या तो एक्साइन जो है, एक्साइन वो एब्सेंट है, एक्साइन लेयर या स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट है या बहुत ही थिन है। तो इस प्लेस को जहाँ पर एक्साइन एब्सेंट होता है या थिन होता है काफ़ी, तो उसे हम कहते हैं जर्म पोर। क्या कहते हैं, जर्म पोर। यही वो प्लेस होता है जहाँ से जो आपका पॉलन ट्यूब है वो निकलता है और फ्लावर के स्टिग्मा में पेनिट्रेट करके ओवरी तक जाता है। ठीक है, क्योंकि एक्साइन जो है वो वन ऑफ द नेचुरल रेसिस्टेंट सब्सटेंस है, तो वहाँ से तो पोलन स्पोरो जो पॉलन ट्यूब है वो तो निकल नहीं सकता है। तो जहाँ पे जो सबसे कमज़ोर लेयर होगा वहीं से तो निकलेगा, और वो जगह कौन सा है, वो जगह है जर्म पोर का। उसे क्या कहते हैं, जर्म पोर। तो जर्म पोर से ही पॉलन ट्यूब बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, और जो इंटाइन होता है वो आपका दो सब्सटेंस होता है, क्यूटीन, ठीक है, और सेबरीन, उनसे बना हुआ होता है। ये इतना हार्ड नहीं होता है जितना कि आपका एक्साइन होता है। ठीक है, और इसके ऊपर में एक येलो स्टिकी मटेरियल भी प्रेजेंट होता है, येलो स्टिकी मटेरियल विच इज कॉल्ड एज पॉलन किट। से क्या कहते हैं, पॉलन किटी।
तो ये पॉलन केटी जो होता है ये आपको मैंने बता रखा कि टैपटम की तरह प्रोड्यूस होता है और ये येलोइश मटेरियल इसके ऊपर होता है ताकि जब कोई बर्ड या इंसेक्ट आए तो उसके साथ वो चिपक जाए और इट कैन बी कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सो दैट द पॉलिनेशन कैन अकर एंड द फर्टिलाइजेशन कैन टेक प्लेस। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसा स्ट्रक्चर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से एक माइक्रोस्पोर्स पोलन ग्रेन में फॉर्म होता है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो नेक्स्ट हम बात करेंगे वी विल टॉक अबाउट द यूज ऑफ पोलन ग्रेन, कि पोलन ग्रेन के यूज कहाँ होता है और पोलन ग्रेन से कौन कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे पोलन प्रोडक्ट्स की। देखिए एक बात बताइए, जैसे मैंने कहा आपको कि पोलन ग्रेन का जो जेनरेटिव सेल्स होते हैं दैट कंटेन्स डेंस अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म और नॉट, तो इसमें डेंस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिटिव मटेरियल होता है। तो यदि मैं उस न्यूट्रिटिव मटेरियल को फूड सप्लीमेंट की तरह यूज़ करूं सो दैट विल बी बेनिफिटिंग अस और नॉट। तो पोलन ग्रेन के इनसाइड में जो कंडेंस फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है इज यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट। जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो उन्हें फूड सप्लीमेंट खाने के लिए कहा जाता है। तो वो फूड सप्लीमेंट जो होते हैं वो इनके बने हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी कंटेन करता होगा और वो कम्प्लीटली प्रोटीन होता है। तो इसीलिए इनसे हम फूड सप्लीमेंट बनाते हैं विच इज़ यूज्ड बाय द बॉडी बिल्डर्स। इसके अलावा दूसरी चीज़ एक है कि एक पोलन क्रीम बनता है, पोलन क्रीम भी बनता है। जैसे मैंने आपको कहा कि जो एग्जाइन होता है वो स्पोरोपोलिनिन का बना होता है और स्पोरोपोलिनिन वन ऑफ द नेचुरल रेसिस्टेंट सब्सटेंस है। तो एग्जाइन को लेकर यदि हम एक क्रीम बनाएं उसको यूज करके, तो जो एग्जाइन के टिश्यूज़ हैं या जो पार्टिकल्स होंगे दैट विल नॉट अलाउ द रेडिएशंस टू पेनिट्रेट। तो देखना जो प्लेयर्स होते हैं तो प्लेयर अपने फेस पे एक क्रीम लगाते हैं at the time of playing so that the sunlight do not damages their face और स्किन। तो वो क्रीम जो होते हैं वो उन्हें सनलाइट से प्रोटेक्ट कर रहा है या नहीं, तो वो क्रीम जो होती हैं दे कंटेन एग्जाइन इनटू इट। सो दीज नेचुरल रेसिस्टिव सब्सटेंसेस डू नॉट अलाउ द chemicals to fall over the to penetrate them and enter into the cells। तो स्किन को प्रोटेक्ट करने में मदद मिलेगा कि नहीं। तो पोलन क्रीम्स जो होते हैं दे आर यूज्ड इन द स्किन प्रोटेक्शन फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशंस ऑफ द सन और नॉट। सो दैट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द एग्जाइन मटेरियल ऑफ द पोलन ग्रेन। तो एग्जाइन इज ए पार्ट ऑफ पोलन ग्रेन, सो दिस क्रीम विल बी वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ पोलन ग्रेन और नॉट। सो दिस वे वी कैन से दैट द पोलन प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड और नॉट। एक चीज़ और आती है पोलन विएबिलिटी। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोलन विएबिलिटी की। तो एक बात समझो, जब हम पोलन विएबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है, तो पोलन विएबिलिटी होता क्या है पहले आपको ये समझ में आना चाहिए। जब हम पोलन विएबिलिटी की बात कर रहे हैं तो पोलन विएबिलिटी होता क्या समझिए। विएबिलिटी का मतलब होता है सर्वाइवल। जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है तो एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है उसका, कितना दिन तक जिंदा रहेगा, आफ्टर दैट इट विल डाई, ये तो बात होगी। तो ऐसे ही पोलन के अंदर भी एबिलिटी होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक वो एक प्लांट में डेवलप हो सकता है, उसके बाद उसके एक प्लांट में कन्वर्ट होने की एबिलिटी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो वो द टाइम पीरियड अप टू विच दे कैन गिव राइज टू ए न्यू प्लांट और दे कैन फर्टिलाइज्ड the ova, so that time period will be called as what? Pollen viability. The time period from the formation to the ability it can
fertilize ova is called pollen विएबिलिटी। तो अलग अलग पोलन ग्रेन की पोलन विएबिलिटी भी अलग अलग होती है। कुछ के कुछ आवर्स होते हैं तो कुछ के बहुत साल तक भी उनके फर्टिलाइज करने की एबिलिटी होती है नहीं। सो दिस इज अबाउट द पोलन विएबिलिटी। पोलन विएबिलिटी क्या होता है ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ एक लास्ट इसमें एक और चीज़ है, पोलन एलर्जी। पोलन एलर्जी, सबसे पहले तो ये समझिए एलर्जी होता क्या है। एलर्जी मीन्स हाइपर सेंसिटिविटी टूवर्ड any substance, towards any substance. So that will be called as what? Allergy. And if this allergy or hypersensitivity is against pollen grain, so it will be called as what? Pollen allergy. ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, जहाँ पर गेहूँ और चावल की खेती होती है तो जब उसमें फ्लावर्स आते हैं तो वो पॉलिनेट होते हैं विंड के थ्रू। तो उनमें जो पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं वो लार्ज नंबर में निकलते हैं और उस समय जब हवा चलती है तो वो पोलन ग्रेन एयर में आ जाते हैं। तो एयर में आने के कारण जब हम सांस लेते हैं तो वो पोलन ग्रेन हमारे सांसों के थ्रू हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम में जा सकती है और जब वो रिस्पिरेटरी सिस्टम में ज़्यादा अमाउंट में चली जाती हैं तो इट कॉजेज एलर्जी, हाइपर सेंसिटिविटी, एंड बिकॉज ऑफ विच कॉन्टिन्यूसली the sneezing and coughing will occur. So that is dangerous for us or not. So that is called as pollen allergy. तो pollen allergy क्या होता है समझ में आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आज हम यहीं पे से रुकेंगे, ठीक है। आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू।